आज हम लोग पढ़ेंगे गाल्जी बॉडी। कल हम लोग पढ़े थे राइबोसोम, आज पढ़ेंगे गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी है गाल्जी काय, गाल्जी तंत्र, ये तीनों एक ही कोशिकाओं के नाम है। गाल्जी तंत्र, ये गाल्जी बॉडी, ये गाल्जी काय, ये एक प्रकार की कोशिकांग है। कोशिकांग हम लोग पढ़े इस समय कोशिकांग। कोशिकांग विषय में दोबारा समझ लेते हैं। कोशिकांग कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो जो सेल ऑर्गेनल्स होता है, ये कोशिकांग होता है, वो कोशिका के अंदर पाया जाता है। जितने यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं सभी कोशिकाओं में केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जितनी होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीवाणु आता है, नीली शैवाल आता है और पीटीएल आता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक एनिमल। तो ये इन जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, उनमें कोशिकांग नहीं पाया जाता। तो कोशिकांग सेल ऑर्गेनल गाल्जी काय भी एक प्रकार का कोशिकांग, ये बात क्लियर हो गई। गाल्जी काय को लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं, लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं और डिक्टियोसोम भी कहते हैं। डिक्टियोसोम जो होता है ये पौधों में जो पाई जाती है माइटोकांड्रिया, गाल्जी काय, उनको डिक्टियोसोम कहते हैं। इसकी खोज की थी कैमिलो गाल्जी ने। कैमिलो गाल्जी ने खोज की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम गाल्जी काय रखा गया है। गाल्जी काय अगर समान रूप से अगर हम कोशिका का चित्र देखें, पादप कोशिका, जंतु कोशिका का चित्र देखें, तो एक बड़ा सा आपको केंद्रक दिखेगा। केंद्रक में केंद्रक कला जो होगी, केंद्रक कला से अनेकों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी होंगी। RER, शार्ट में RER कहते हैं, या अंग्रेजी में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, या उनको कहते हैं खुरदुरी या दानेदार अंतःप्रदब्बी जलिका। तो दानेदार अंतःप्रदब्बी जलिका दिखती है। उसके बाद हमको प्लेट की तरह, मुड़ी हुई थैलियों की तरह गाल्जी काय दिखती है। गाल्जी काय जो होते हैं उनका व्यवहार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। तो ये जो चपटी और मुड़ी हुई थैलियों का समूह होता है गाल्जी काय, और ये घनी होती हैं, समानांतर झिल्लियों का समूह होता है और 4 से 10 थैलियाँ होती हैं, और जो झिल्ली होती है वो दोहरे परत की बनी होती है। गाल्जी काय के निर्माण में 2 प्रकार के भाग होते हैं। गाल्जी काय में 2 फॉर्म बनते हैं। एक होता है सिस फेस होता है, दूसरा होता है ट्रांस फेस। सिस फेस को अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस मतलब गाल्जी काय का बनने वाला भाग। ये गाल्जी काय का जिस प्रकार से निर्माण होता है उसे सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। इनमें क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटी छोटी बूंदें वेसिकल्स निकलती हैं और वो समान रूप से गाल्जी काय से जुड़ती जाती हैं, आपस में जुड़ती जाती हैं और गाल्जी काय का निर्माण होता है। जो सिस फेस होता है, ये याद रखने की आवश्यकता है, 2 स्टेज होती है, दो पार्ट होते हैं गाल्जी काय में, सिस फेस और ट्रांस फेस। जो सिस फेस होता है, सिस फेस समान रूप से कहाँ पर होता है, ये केंद्रक कला की ओर होता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है। सिस फेस, सिस फेस मतलब फॉर्मिंग फेस होता है। इसमें छोटी छोटी बूंदें वेसिकल्स या थैलियाँ जुड़ती जाती हैं और गाल्जी काय का निर्माण होता जाता है। तो सिस फेस क्लियर हो गया। अगला आता है ट्रांस फेस, या इसको कहते हैं मैच्योरिंग फेस या परिपक्व भाग। ट्रांस फेस मतलब जो गाल्जी काय का वह भाग जो प्लाज्मा लेमा की तरफ होता है, प्लाज्मा झिल्ली की तरफ होता है, उसे ट्रांस फेस कहते हैं। इसमें बड़ी थैलियाँ होती हैं और ये प्लाज्मा लेमा से जुड़ती जाती हैं। तो इस प्रकार से गाल्जी काय जो होता है ये चपटी थैलियों का समूह होता है, बड़ी थैलियों का समूह होता है और दोहरे परत की बनी होती है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, एक शब्द आता है एक्सोसाइटोसिस। 2 शब्द आते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, परीक्षाओं में भी आता है, आगे कंपटीशन में आपको मिलेगा। एक्सोसाइटोसिस होता है और एंडोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस मतलब कोशिका से
जो उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट है या उसका बेकार भाग है, ये स्लेज में ये म्यूकस है। एक्सोसाइटोसिस मतलब होता है प्लाज्मा झिल्ली से जो पदार्थ बाहर निकल जाता है उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस मतलब होता है, एंडोसाइटोसिस मतलब कि जब कोशिका के अंदर कोई चीज़ अंदर आती है उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में प्लाज्मा झिल्ली से ये जो गाल्जी का ऐसे पदार्थ बनते हैं, ये पदार्थ श्लेष्म हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, अनेक प्रकार के स्रावित पदार्थ हो सकते हैं। वह पदार्थ एक्सोसाइटोसिस द्वारा प्लाज्मा झिल्ली से बाहर निकलते जाते हैं और इस प्रकार से ये गाल्जी का लगातार कार्य करता रहता है। अब इतना क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे गाल्जी काय का कार्य क्या होता है। गाल्जी काय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है श्रावण, ये सीक्रेशन। गाल्जी काय जितनी कोशिकाएं होती हैं जो श्रावण करती हैं, श्लेष्म श्रावण करती हैं, म्यूकस श्रावण करती हैं, हार्मोन का श्रावण करती हैं, अनेक प्रकार के एंजाइम का निर्माण करती हैं, वह सब कोशिकाओं में, उन सब कोशिकाओं में गाल्जी काय पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो श्रावण के द्वारा क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं वो कोशिका से प्लाज्मा झिल्ली से बाहर लगातार निकलते रहते हैं। इसको हम लोग देखते हैं, ये रफ ईआर है। रफ ईआर मतलब होता है दानेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दानेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, अनेक प्रकार के पदार्थ बनते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम सबके होते हैं और राइबोसोम में क्या होता है, जो पढ़े उसका होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। तो अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं और वो छोटी बूंद बूंद में बनते जाते हैं और वो छोटी बूंद बूंद बन करके गाल्जी काय निर्माण करता है। गाल्जी काय उनको परिवर्तित करके जीव पत्रों में व्यवस्थित करके उनको प्लाज्मा झिल्ली से बाहर निकालते रहते हैं और ये क्रिया श्रावण कहलाती है, सीक्रेशन कहते हैं। इसके द्वारा अनेक प्रकार के पदार्थ है, श्लेष्म है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं, एक गोबलेट सेल्स होती है। गोबलेट सेल आप पढ़ोगे ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाई जाती है। इसका काम होता है लगातार सीक्रेशन करना। ये छोटे छोटे कोशिका होती है, ये लगातार श्लेष्म बनाती रहती है, जिससे जो है हमारी आंत में पाचक एंजाइमों का उससे टच नहीं हो पाता और हमारी आंत सुरक्षित बनी रहती है, नहीं तो आंत में घाव हो सकते हैं, उसे गोबलेट सेल कहते हैं। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के जो हार्मोन हैं, एक केसीन प्रोटीन होती है दूध में, वो भी सब इसी प्रकार से जो सेल्स होती हैं वो श्रावण करती हैं। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि जो मुख्य भाग जो कोशिकाएं होती हैं जो श्रावण करती हैं, अनेक प्रकार के म्यूकस का, म्यूसलेज का, श्लेष्म का, अनेक प्रकार के जो है एंजाइम का, वो सभी कोशिकाओं में गाल्जी का पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है कोशिका पट्ट का निर्माण, सेल प्लेट। कोशिका पट्ट उसे कहते हैं जब एक कोशिका विभाजित होती है, विभाजित कोशिका है, कोशिका विभाजित होती है, केंद्रक है, धीरे धीरे जो है बीच में केंद्र के भाग में बढ़ जाता है और इसके पश्चात यहाँ पर ये सेल प्लेट बनने लगती है। ये सेल प्लेट बनने लगती है और इसके पश्चात इसके पश्चात ये अल्टीमेटली दो कोशिकाएं बन जाती हैं। जो सेल प्लेट का निर्माण होता है, ये सेल प्लेट का निर्माण कौन करता है, इसका निर्माण गाल्जी काय करता है। तो कोशिका पट्ट का निर्माण पादप कोशिकाओं में जो सेल प्लेट बनती है वो गाल्जी काय बनाती है। अगला आता है कोशिका भित्ति का निर्माण, सेल वॉल का निर्माण। सेल वॉल हम लोग पढ़ेंगे आगे। कोशिका भित्ति हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए जीवाणु कोशिका को भी हम पढ़ा रहे हैं ना, तो वो देखने जांच रहे हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण, तो जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल का निर्माण कौन करता है, गाल्जी काय करता है। तो जो कोशिका भित्ति होती है उसका निर्माण गाल्जी काय करता है। और कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और हम लोग पढ़े हैं कि जो जीवाणु कोशिका होती है, जीवाणु, इसीलिए जीवाणु कोशिका को पादप जगत में रखा जाता है, क्योंकि जो जीवाणु होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, इसलिए इसको जीवाणु को पादप जगत में प्लांट करके रखा जाता है। अगला आता है एक्ट्रोसोम का निर्माण।
एक्रोसोम बहुत महत्वपूर्ण चीज है, परीक्षाओं में आती है, कंपटीशन में भी आती है। एक्रोसोम बनाते थे जो शुक्राणु होता है, जंतु शुक्राणु होता है, मनुष्य शुक्राणु, जंतु शुक्राणु, तो उसमें एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु के ऊपर जो है टूब की रचना होती है, केंद्रक होता है, उसके ऊपर टूब की रचना होती है, उसे एक्रोसोम कहते हैं। इसका निर्माण गाल्जी काट द्वारा होता है। इसमें अनेक प्रकार के एंजाइम होते हैं। इस एंजाइम के द्वारा क्या होता है, जब निषेचन होता है अंडकोश का, कुछ शुक्राणु आते हैं तो अंडकोश का के अंदर जो बाहर झिल्ली होती है उसके अंदर जब ये शुक्राणु प्रवेश करता है, उसके लिए क्रोमोसोम के द्वारा जो एंजाइम होते हैं, जिसका निर्माण गाल्जी का द्वारा होता है, वो एंजाइम उसकी भित्ति गलाते हैं और ये शुक्राणु तभी अंदर जा पाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि अगर एक क्रोमोसोम निकाल दिया जाए, एक क्रोमोसोम भाग काट दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो एंजाइम है वो निकल जाएंगे और शुक्राणु अंडकोश के अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो ये प्रक्रिया लगातार इसके केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। और जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम के द्वारा ही जो है जो शुक्राणु होता है वो अंडकोशिका में प्रवेश कर पाता है। इसका आता है हार्मोन उत्पादन। हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। हार्मोन शब्द जो होता है उसे हम लोग पादप हार्मोन पढ़े हैं स्कूल में, और जंतु हार्मोन जो होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियां कई प्रकार की होती हैं, हम लोग आगे 11 में हम लोग पढ़े हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनमें आता है थायराइड ग्रंथि आता है, पैराथायराइड ग्रंथि आता है, थाइमस ग्रंथि आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, एड्रिनल ग्लैंड आता है। तो ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी का मतलब ये होता है एंडोक्राइन, जो पदार्थ सीधा ब्लड में जाता है उसे अंतःस्रावी पदार्थ कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, बहिस्रावी होती हैं और मिश्र ग्लैंड होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां उसे कहते हैं जिनके द्वारा जो पदार्थ बनता है, जिसमें हार्मोन आता है, ये हार्मोन सीधा रुधिर में पहुंच जाता है या रुधिर में सीक्रेट हो जाता है। बहिस्रावी ग्रंथियां उसे कहते हैं जो पदार्थ डक्ट द्वारा, नली के द्वारा, जैसे हम लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये जो है डक्ट ग्लैंड है, ये ग्रंथि है, ये डक्ट ग्लैंड है, डक्ट ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि। इसके बाद कभी क्या होता है, ये जो है डिजनरेट हो जाता है, ये हो जाता है डक्ट लेस ग्लैंड। तो डक्ट लेस ग्लैंड कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये सीधा पदार्थ सीधा उधर में मिल जाता है, उधर में मिल जाता है। इसी प्रकार से मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं, हम लोग पढ़े अग्नाशय एक प्रकार मिश्र ग्रंथि होती है, तो बहिस्रावी भाग बनाता है जिसमें अनेक प्रकार के एंजाइम बनते हैं। अंतःस्रावी पदार्थ में इंसुलिन बनाता है और ग्लूकेगन हार्मोन बनाता है। तो इस प्रकार से जो हार्मोन होता है, हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण हमारे शरीर के विकास के लिए, तो हमारी जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है उसके लिए बहुत जरूरी होता है हार्मोन। और हार्मोन के द्वारा ही हमारे शरीर की सभी जैविक क्रियाएं या बायोलॉजिकल क्रिया, मेटाबॉलिक क्रिया लगातार सही चलती रहती है। हार्मोन की अधिकता और कमी दोनों स्वरूप हो जाता है। अगर कमी हो गई तो रोग हो जाएगा, अधिकता हो गई तो रोग हो जाएगा। तो ये हार्मोन का निर्माण कौन करता है, गाल्जी का करता है। इसी प्रकार से हम लोग पादप हार्मोन का 10वें पढ़े। पादप हार्मोन में जो है जिबरेलिन हार्मोन आता है, ऑक्सिन हार्मोन आता है, एब्सिसिक एसिड आता है, एथाइलिन आता है। ये सब हार्मोन जो होते हैं पादप हार्मोन होते हैं, ये भी पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसके बाद आता है कोशिका की ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस हम लोग जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस किस प्रकार से कार्य करती है। ट्रैफिक पुलिस पूरे जो वाहन चलते हैं यातायात के नियमों का पालन कराती है। इसी प्रकार से जो गाल्जी कार्य होता है, गाल्जी कार्य करके जो फालतू चीज होती है, बेकार चीज कोशिका को होती है, उसको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करके उनको कोशिका के बाहर एक सुसाइटोसिस द्वारा निकाल देता है या बूंद बूंद में शरीर बाहर निकाल देता है। ये उसमें परिवर्तन करता है, आवश्यकता पड़ती है उसमें परिवर्तन करता है। परिवर्तन के पश्चात उसको कोशिका के बाहर निकाल देता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस प्रकार हम लोग पढ़े गाल्जी का। अब अगले कोई टॉपिक पढ़ेंगे और ये इसको एक बार ध्यान से दोबारा कई बार सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ना है तो आप नंबर है, आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं।